जय हिंद। मैं ब्रिगेडियर हेमंत महाजन आपका रामबाऊ मार्गी प्रबोधिनी के फेसबुक लाइव के अंदर आपका स्वागत करता हूं। मुझे आशा है कि मेरी आवाज आपके पास पहुंच रही है। अभी मेरे घड़ी के अंदर 1 मिनट और बाकी है, तो इसलिए मैं मेरे आज का विषय शुरू करने से पहले आपको ये बताऊंगा कि इसके पहले हम कितनी बार मिले थे। हम पहले मिले थे 3 हफ्ते पहले, जब हमने लद्दाख का जो स्टैंड ऑफ है उसके बारे में, जो मिलिट्री एस्पेक्ट्स उसके है, इसके बारे में बातचीत की थी। उसके बाद हमने चीन का जो हमारे खिलाफ आर्थिक युद्ध चल रहा है इसके बारे में हमने बातचीत की थी। इसके बाद जब हम मिले थे तब हमने बातचीत की थी कि और इतर पहलू, जैसे कि पाकिस्तान से मदद या अलग अलग प्रकार का हाइब्रिड वॉर हमारे खिलाफ जो पाकिस्तान लॉन्च कर रहा है, इन सभी विषय के बारे में हमने बात की थी। और आज का मेरा विषय, जैसे कि मैंने पहले बताया था, चीन का भारत के विरुद्ध जो अपप्रचार युद्ध चल रहा है, जो दुष्प्रचार युद्ध चल रहा है, जो मानसिक युद्ध चल रहा है, उसके बारे में, जिसे इंग्लिश में हम बोल सकते हैं डिसइंफॉर्मेशन वॉर, इंफॉर्मेशन वॉर, साइकोलॉजिकल वॉर या प्रोपेगेंडा वॉरफेयर। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में तो हम बातचीत करेंगे ही। लेकिन अगर आप मेरी आवाज ठीक तरह से सुन रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जरूर मेरा ऑडियो और वीडियो ओके है, इस प्रकार की नोटिफिकेशन आप जरूर दे देना, क्योंकि फेसबुक लाइव के अंदर पता लगता नहीं है कि क्या आपकी आवाज जो ऑडियंस है उनके पास सही पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। तो ऑडियो वीडियो ओके, इस प्रकार का एक मैसेज मुझे जरूर देना। इसलिए कि आज हम दो यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रहे हैं, तो मैं आपको बोलना ये चाहूंगा कि मेरा जो हिमालयन यूनिवर्सिटी है, जो ईटानगर में है, अरुणाचल प्रदेश के साथ, अरुणाचल प्रदेश के अंदर, उनके साथ मेरा काफी लगाव रहा है। इसीलिए कि मैं एक फौजी ऑफिसर हूँ। मैंने नॉर्थ ईस्ट के अंदर, ईशान्य भारत के अंदर बहुत सारी नौकरी की है, और जो अरुणाचल प्रदेश के जो अलग अलग एरियाज है वहाँ सभी जगह पे मैं घुमा हूँ। मैं 4 साल इस इलाके में था, 1983 से लेकर 1986 तक। तब हम जो ट्रेन से आते थे तो सेला पत्थर नाम का रेलवे स्टेशन था जहाँ पे उतरते थे, फिर वहाँ से हम लेखाबाली आते थे, फिर वहाँ से अलोंग आते थे। अलोंग ये सियांग और सियोंग वैली में है, और जो अलग अलग वैलीज है अरुणाचल प्रदेश की, सब जगह पे मैं घूमा हूँ। सियांग वैली जिसके अंदर अलोंग है, इसके बाद उसके आगे टूटिंग है, उसके आगे केपांगला नाम का पास है, वहां पर मैं गया हूँ। टूटिंग, मीगिंग वगैरह। सियोम वैली है, वहां पर मैं गया हूँ। सुबानसिरी और सरली वैली है, वहां पर मैं गया हूँ। इसके सिवाय जो ये जो लोहित वैली है, वहां पर भी मैंने बहुत सारा काम किया हुआ है। ये सभी एरिया मैं बहुत ही अच्छी तरह से जानता हूँ, और मेरे बच्चे भी अरुणाचल प्रदेश के स्कूल में पढ़े हुए हैं। तो ये मेरा जो संबंध था अरुणाचल प्रदेश के साथ, और इसके आगे भी काफी चलता रहा है। और जब तक सवाल है उत्तर प्रदेश का, जहाँ पर ये दूसरी यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में स्थित है, उत्तर प्रदेश में भी हमने काफी सारी नौकरी की है। फैजाबाद में हम थे, जहाँ पे मेरी पोस्टिंग थी। इसके सिवाय लखनऊ जो यूपी की कैपिटल है, वहाँ पर भी हमने नौकरी किया हुआ है। और यूपी के अलग अलग भाग जहाँ पे कानपुर है वगैरह, वहाँ पर भी काफी सारे दिन मैं रहा हूँ। तो इन दोनों इलाके के बारे में बहुत ही लगाव है। इतना ही मैं अभी शुरुआत में आपको बोलना चाहता हूँ। तो अभी जो मेरा जो विषय है, ये विषय शुरू करने से पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूं कि अभी लेटेस्ट इंडिया और चाइना के संबंध में क्या हो रहा है। आज की ही न्यूज, आप अगर आपने सुनी होगी,
तो उसमें आपने देखा होगा कि आज चाइना ने जो गलवान वैली थी, गलवान वैली के अंदर से भी उन्होंने सॉरी, मैंने गलत चीजें बता दी। गलवान वैली ने, चाइना पहले ही जो 4 जगह पे अतिक्रमण हुआ था, उसमें से 3 जगह पे वो पहले ही चला गया है, जिसके अंदर है गलवान, दूसरा है डेप्सांग, तीसरा है हॉट स्प्रिंग का एरिया। जहां पर वो वापस नहीं गया था, यहाँ पे अतिक्रमण अभी भी जारी था, वो था पैंगयांगसो लेक का एरिया। लद्दाख का ये एक 16,000 फीट के हाइट के ऊपर ये एक बड़ा लेक है, वहां पर वो वापस नहीं गए थे। लेकिन आज की खबर ये बोलती है कि वहां पर भी वो 1 या 2 किलोमीटर पीछे गए हुए हैं। और जो चाइना का जो न्यूज़पेपर है, जिसे ग्लोबल टाइम्स के नाम से पुकारा जाता है, वहां पर एक इस प्रकार की न्यूज आई थी कि दोनों देशों के बीच में अगर कोई मतलब सीमा विवाद के कारण संबंध खराब होते भी है, तो भी उन्होंने जो अपने इकोनॉमिक रिलेशंस है, इसे खराब नहीं करना चाहिए। अभी देखिए कि किस प्रकार की बात ये कर रहे हैं। हमने लास्ट समय जब हमने बात किया था, तो हमने बातचीत की थी जिसके अंदर जिसके अंदर सब चीजें शामिल थी। वो ये थी कि जो आर्थिक बहिष्कार अगर हम चीन के ऊपर डालते हैं, तो ऑब्वियसली इसके अंदर काफी फर्क ये जो है वो ये काफी फर्क हो जाता है। तो ये फर्क तो होगा ही, क्योंकि चीन आर्थिक चीजों के लिए वो चाहता है कि वो जो व्यवहार उनका आर्थिक है वो भारत के साथ चालू रहे, हमारा जो देश है उनसे चीजें लेते रहे और उनका प्रॉफिट होते रहे। मैंने पहले ही बोला था कि ये जो आर्थिक व्यवहार चलता है, इससे चाइना को बहुत सारा प्रॉफिट होता है, बहुत सारा प्रॉफिट होता है, इसलिए उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाती है। अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाती है तो इससे उनका डिफेंस बजट ये बढ़ता है। डिफेंस बजट ये बढ़ता है तो उसके बाद ऑब्वियसली उनका जो मॉडर्नाइजेशन है उनकी फौज का, वो भी बढ़ जाता है। तो इसके कारण जो आज लद्दाख में जो अतिक्रमण हुआ है, इसे किसने फाइनेंस किया है? तो उन भारतीयों ने फाइनेंस किया है कि जो अभी भी चाइना से जो चीजें आती है वो ले रहे हैं। तो एक बार मैं फिर से आपको बोलूंगा कि चाइना के ऊपर पूरा बहिष्कार होना चाहिए। और अभी हम हमारे विषय को शुरुआत करने से पहले कुछ जो लेटेस्ट चीजें हुई थी उसे देखते हैं। पहले हम थोड़ी सी बात अमेरिका के बारे में करते हैं। हमारे देश ने चाइना के जो 59 ऐप्स है उसे बैन कर लिया, जिसमें टिकटॉक है, काफी सारे गेमिंग ऐप्स है वगैरह, जिससे चाइना को काफी नुकसान हुआ है। माना जाता है कि $2 बिलियन इतना उनका प्रॉफिट हर साल कम होने वाला है। इतना ही नहीं, तो ये भी आपको समझ में आना चाहिए कि कि ये जो कंपनीज है, 59 कंपनीज, उनका ऑलमोस्ट 40% जो शेयर था मार्केट का, वो हिंदुस्तान के अंदर था। अगर यहीं से 40% उनका शेयर कम हो जाएगा, तो उन कंपनी की अवस्था क्या होगी, आप समझ सकते हो। इतना ही नहीं, तो हमारा हमारा एग्जाम्पल देख के काफी सारे देश है जो इन्हें बैन करने के बारे में सोच रहे हैं। अमेरिका सोच रहा है, यूरोप के कुछ देश सोच रहे हैं, साउथ ईस्ट एशिया के कुछ देश इसी प्रकार सोच रहे हैं। तो इसलिए ये जो बॉयकॉट है ऐप्स के ऊपर, ये और आगे बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, तो चाइना के खिलाफ अभी अमेरिका की जो अलग अलग कार्रवाई हो रही है, इसमें अभी काफी स्पीड आ रहा है, मोमेंटम कैच हो रहा है। अमेरिका ने यह फैसला किया है कि उनकी जो फौज है तकरीबन 100 देशों के अंदर अलग अलग जगह पे वो डिप्लॉयड है। तो अभी वो जो फौज है, वो जो फौज की जो डिप्लॉयमेंट है, उसमें वो काफी बदली करने वाले हैं। बदली यानी कि क्या, कि काफी सारी फौज यूरोप से निकाल के वो अभी एशिया के अंदर आने वाली है, खास तो ताइवान में, कुछ जापान में, कुछ साउथ ईस्ट एशिया के देशों में। तो ये किस लिए है? क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया के देश तो चाइना से बहुत ही नाखुश है, लेकिन मिलिट्रीली उनके पास ये ताकत नहीं है कि वो चाइना से लड़ाई करे। तो इसलिए उनको हेल्प करने के लिए जो रीडिप्लॉयमेंट हो रही है अमेरिकन आर्मी की, वो हो रही है, जो हमारे देश के लिहाज से एक अच्छी बात है, क्योंकि इससे हम चाइना के खिलाफ मल्टीपल फ्रंट्स खोल सकते हैं।
इतना ही नहीं तो अमेरिका के पास दुनिया का सबसे मोस्ट मॉडर्न नौदल या नेवी है। उनके पास बहुत सारे न्यूक्लियर प्रोपेल्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। तो उसमें से 3 एयरक्राफ्ट कैरियर ये उन्होंने अभी साउथ चाइना समुंदर के अंदर तैनात किए हैं। याद रखिए कि न्यूक्लियर प्रोपेल्ड जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स है उनका स्टैमिना बहुत ज्यादा होता है और वो एक फ्लोटिंग एक एरोड्रोम होता है जहां से फाइटर एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर सकते हैं और जहां जाना है वहां पर वो जा सकते हैं। तो इसलिए अमेरिका की एयर और एक एक एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर 100 या उससे ज्यादा एयरक्राफ्ट होते हैं और हेलीकॉप्टर्स के बारे में तो आप बातचीत करो ही मत। तो इतनी सारी मोस्ट मॉडर्न एयरक्राफ्ट कैरियर और उनके हवाई जहाज आज साउथ चाइना समुंदर में डिप्लॉय हो गए हैं। अगर वहां पे कोई गड़बड़ होती है तो उसके ऊपर नजर रखने के लिए। इतना ही नहीं तो अमेरिका ने यह भी बोला है कि ताइवान जहां जिसके खिलाफ चाइना हमला करना चाहता है तो वो उनको भी मदद करेंगे और उनको भी मिलिट्रीली अलग अलग प्रकार की हेल्प करेंगे। जब तक यूरोप का सवाल है, यूरोप भी चाइना से काफी गुस्सा है। जैसे मैंने पहले बोला था कि ये जो कोरोना वायरस है इसे चाइनीज वायरस बोलना चाहिए क्योंकि ये वुहान से शुरू हुआ। और सबसे बड़ी अचरज की बात क्या है कि चाइना के जो बड़े सिटीज है, शंघाई है या इसके सिवाय बीजिंग है, वहां पे ये वायरस नहीं फैला। लेकिन यही वायरस बाकी हजारों किलोमीटर दूर यूरोप में जाके फैला, हजारों किलोमीटर दूर ये जाके अमेरिका में फैला, हजारों किलोमीटर दूर अलग अलग एशिया के देशों में फैला, लेकिन चाइना में नहीं फैला, हमारे देश के अंदर भी आ गया। और जैसे मैंने उस पहले भी बताया था कि इससे पूरी दुनिया का जो नुकसान हुआ है, ये नुकसान जो 2 महायुद्ध इस दुनिया ने देखे हुए हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इसमें भी जितना नुकसान नहीं हुआ था इससे काफी ज्यादा नुकसान इस चाइनीज वायरस से हुआ है। तो ये पूरे दुनिया के खिलाफ चाइना ने चलाया हुआ एक महायुद्ध है। इसे आप बायोलॉजिकल वॉर बोलिए। आप दुनिया की किस लिए फिक्र करना चाहते हो? हम सिर्फ हमारी देश की बात करते हैं। हमारे देश के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये सामने आता है कि हमने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी है। 1947 की लड़ाई, 1962 की लड़ाई, उसके बाद 1965 की लड़ाई, 71 की लड़ाई, 99 की लड़ाई, कारगिल वगैरह। उसके बाद शुरू हुआ दहशतवाद, उसके बाद सेंट्रल इंडिया में जो नक्सलवाद या माओवाद चल रहा है वो, ये सभी जो हिंसक घटना हमारे देश के खिलाफ हुई है, हमारे देश के अंदर, इसका सभी का नुकसान अगर आप इकट्ठा करते हैं तो अभी जो नुकसान इस बायोलॉजिकल वॉर से हुआ है वो उससे कहीं गुना ज्यादा है। आज ही हमारे जो रिजर्व बैंक के गवर्नर है श्री शशिकांत दास, उनका स्टेटमेंट यह है कि इस प्रकार का संकट भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर इसके पहले 100 साल में कभी नहीं आया था। यानी कि ये एक बहुत ही सीरियस संकट है। हम अगले डेवलपमेंट के ऊपर जाते हैं। यूरोप और बाकी 130 देश आज चाइना के खिलाफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहते हैं जिससे यह फैसला हो कि ये वायरस चाइना में क्यों नहीं फैला, बाकी जगह पे क्यों फैला। और सभी देश बोल रहे हैं कि चाइना ने जो बाकी देशों का जो नुकसान हुआ है उसका भरपाई करना चाहिए और ये चाइना के लिए कंपलसरी करना चाहिए। अगर आपने दूसरे महायुद्ध का अभ्यास किया होगा तो आपको शायद याद होगा कि दूसरे महायुद्ध में जर्मनी के खिलाफ पूरी दुनिया इकट्ठी हो गई थी और उन्होंने एक वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक जर्मनी के खिलाफ एक मुकदमा शुरू किया जिसे न्यूरेमबर्ग ट्रायल के नाम से पुकारा जाता है। और जर्मनी के लीडरशिप को उसमें गिल्टी घोषित किया गया और जो लीडर्स वहां पे जिंदा थे उनको फांसी की शिक्षा मिली। जो जर्मनी के सबसे बड़े लीडर थे हिटलर और उनके काफी सारे जनरल, वो तो तभी जिंदा नहीं थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। लेकिन जो हाईएस्ट लीडर उस समय जो जिंदा थे वो थे हिमलर।
उनको फांसी दे दी। तो इसी प्रकार की जो न्यूरेमबर्ग ट्रायल पूरी दुनिया ने इकट्ठा होके जर्मनी के खिलाफ की थी, वो आज चाइना के खिलाफ होने की जरूरत है, क्योंकि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था ये उद्ध्वस्त हो गई है और 130 देश उसे हाँ बोल रहे हैं। कुछ ही देश है कि जो उसके लिए ना बोल रहे हैं। इतना ही नहीं, तो आज जो चाइनीज जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर काफी सारे लोग बहिष्कार कर रहे हैं। जैसे कि 5G का टेक्नोलॉजी, 5G का टेक्नोलॉजी ये एक टेलीकम्युनिकेशन में बहुत ही अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है। अमेरिका ने बोला है वो हमें नहीं चाहिए। इसके बाद यूरोप ने बोला है हमें नहीं चाहिए। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा ने भी बोला है हमें नहीं चाहिए। तो यानी कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मार्केट्स थे उन्होंने पहले ही ना बोला हुआ है। अभी हिंदुस्तान उसको कब ना बोलेगा ये हमें आने वाले समय में पता लग जाएगा। लेकिन हमने भी उसे ना बोलना चाहिए, क्योंकि उसे ये जो उनकी मोस्ट मॉडर्न कंपनी है उनको काफी धक्का पहुंच जाएगा। इसके सिवाय चाइना एक दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब है। माना जाता है कि 60% चीजें जो मैन्युफैक्चर्ड चीजें होती है जो दुनिया को मिलती है वो माफ करिए वो चाइना से आती है। अभी हर एक की अर्थव्यवस्था खराब हो गई है, हर एक को चाइना के बारे में गुस्सा है, तो सभी ने ये जो चाइनीज चीजें जो आती है उसके ऊपर बैन लगाने शुरू किए हैं। इसलिए चाइना की अर्थव्यवस्था को एक बहुत धक्का इससे पहुंच रहा है, जिससे उनका इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, जिसमें उनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है, जिससे उनकी जो अर्थव्यवस्था है पिछले 30 साल में सबसे बड़ा धक्का अर्थव्यवस्था को अभी लगा है। जिससे क्या होगा, इससे अर्थव्यवस्था का जो रेट है यह बहुत ही कम हो जाएगा, जिससे हमारे देश को चाइना की अर्थव्यवस्था के साथ जो कंपटीशन करना है, उनके साथ साथ जाना है, वो करने का मौका मिलेगा। ऐसे माना जाता है कि हमारी अर्थव्यवस्था ने कोरोना के समय या चाइनीज वायरस के समय तकरीबन अच्छा काम किया, और जितना इफेक्ट पूरी दुनिया के ऊपर हुआ था उतना हमारे पे नहीं हुआ है। तो ये इसीलिए शायद इसका जो नुकसान है हमें इतना नहीं होगा जितना चाइना को हुआ था। तो इससे क्या होगा, इससे हमें एक मौका मिल रहा है, जिससे हम जो चाइनीज इकोनॉमी है उसके साथ हम कैचअप कर सकते हैं। तो हमारे देश के लिए ये एक बहुत ही अच्छी बात है। हमें एक समय मिल रहा है जिससे हम चाइना के साथ कैचअप कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है। तो मैं अभी ये सभी चीजों के ऊपर तो बातचीत तो करूंगा ही, लेकिन मैं अभी जो चीज एक और दो मुद्दे कवर करना चाहता हूं वो है पाकिस्तान की हालात। पाकिस्तान ये ऐसा विषय है कि जिसके ऊपर एक अलग ही बातचीत होनी चाहिए। लेकिन आज पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का जो ग्रोथ है वो निगेटिव में चला गया है। इससे क्या हो रहा है, इससे आज पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ने से बदले वो कम हो रही है। इसलिए उनका जो फौज का जो बजट है उसके ऊपर असर होगा। आज पाकिस्तान इतना लोन लेके इतना कर्जबाजारी हो गया है, इतना कि इमरान खान जो उनके पंत प्रधान है वो बोल रहे हैं कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए जो हमने कर्जा लिया है उसे वापस करने की हमारी हिम्मत नहीं है। तो अगले 10 साल हमें कोई भी कर्जा देने से माफ करिए, कि जो चाइना नहीं कर सकता है। चाइना ने वन बेल्ट वन रोड नाम का एक प्रोजेक्ट बड़ा शुरू किया है, जिसमें चाइना का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स है वहां से रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, जिसे वो जोड़ना चाहते थे दुनिया के मार्केट के साथ, ताकि जो माल चाइना में शुरू होता है वो जल्दी से जल्दी जो मार्केट्स है, यूरोप के है, अमेरिका के है, एशिया के है, वहां पे तुरंत जाके पहुंच जाएगा। तो ये वन बेल्ट वन रोड के अंदर उन्होंने ऑलमोस्ट $6 ट्रिलियन इतना खर्चा किया है। लेकिन इसका क्या फायदा हुआ है, जिन जिन एशियन देशों में उन्होंने ये किया, वो पाकिस्तान हो या वो म्यांमार हो या वो श्रीलंका हो या अफ्रीका के देश हो या यूरोप के देश जैसे इटली हो, वहां पर भी ये प्रोजेक्ट इकोनॉमिकली वायबल नहीं है। और सभी देश बोल रहे हैं कि अभी हम आपका जो कर्जा है ये बिल्कुल चुका नहीं सकते। कर्जा चुकाने की बात छोड़ ही दीजिए,
जो इंटरेस्ट है ये भी हम आपको भर नहीं सकते हैं। तो इससे चाइना के ऊपर क्या असर होगा कि अगर आपका इतना बड़ा लोन 6 ट्रिलियन डॉलर्स, अगर वो कोई वो कर्जा आपको वापस नहीं मिलने वाला है, तो आपकी अर्थव्यवस्था को एक बहुत ही बड़ा धक्का पहुंच जाएगा। तो ये अलग अलग डेवलपमेंट हो रही है जो चाइना के खिलाफ है, और हम चाइना के खिलाफ हमारे जो मित्र देश है उनका एक अलायंस बना रहे हैं, जिससे चाइना को कंट्रोल करने में हमें मदद मिलने वाली है। मैं एक दो चीजों के ऊपर बोलूंगा और उसके बाद मैं प्रोपेगेंडा वॉर के ऊपर आ जाऊंगा। आपको याद है कि ऑस्ट्रेलिया भी चाइना से बहुत गुस्सा हो गया है, तो एक क्वाड्रिलैटरल कोऑपरेशन नाम का एक नेवल अलायंस है जिसमें ऑस्ट्रेलिया है और इंडिया है, जापान है और अमेरिका है। तो इसके ये एक चाइना को काउंटरवेट की तरफ से साउथ चाइना समुंदर के अंदर या इंडियन ओशन के अंदर होने वाला है। इतना ही नहीं, तो ऑस्ट्रेलिया ने जो चाइना का जो थ्रेट है उसे देखते हुए अपना जो मिलिट्री बजट है ये बढ़ाने का फैसला किया है। ऑस्ट्रेलिया के सिवाय जापान भी जो है वो अपना मिलिट्री बजट बढ़ा रहा है, ताकि अगर चाइना कुछ करता है तो उसे जवाब देने के लिए वो तैयार रहेंगे। साउथ ईस्ट एशिया का देश और चाइना के बीच में जो साउथ चाइना समुंदर है उसके बारे में मैं 2 मिनट बात करूंगा। आपको समुद्र के कायदे पता होना चाहिए। समुद्र का जो इंटरनेशनल लॉज ऑफ सी है, उसे जिसे UNCLOS बोला जाता है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ऑन लॉज ऑफ सी। तो इसके मुताबिक जो जिस देश को किनारा है, समुद्र किनारा है, उसका नियम यह है, अंतर्राष्ट्रीय नियम यह है कि समुद्र किनारे से 12 नॉटिकल माइल का जो समुद्र होता है वो उस देश का होता है जिसका ये किनारा होता है। 1 नॉटिकल माइल ये जो नॉर्मल माइल होता है उसके 1.8 गुना ज्यादा होता है। तो ये 12 नॉटिकल माइल के समुद्र में जो मतलब वहां पर हमारे देश का जो कानून है वो लागू होता है। तो ये इसमें कोई भी देश की युद्ध नौका, पनडुब्बी, सबमरीन नहीं आ सकती है। इसके आगे जो 200 नॉटिकल माइल का समुंदर है, इसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से बोला जाता है, और ये इसके अंदर जो भी है उसी देश का होता है जिसका ये समुंदर है। यानी कि समझ लीजिए कि हमारा 200 माइल जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, इसमें गैस मिलता है, उसमें तेल मिलता है, उसमें गोल्ड मिलता है, उसमें सी फ्लोर के ऊपर कुछ मिनरल्स मिलते हैं, तो वो हमारे हैं। लेकिन बाकी दुनिया को यहाँ पे अगर व्यापारी जहाज वहां से पास होना चाहते हैं तो उनको राइट ऑफ नेविगेशन जरूर है, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के नाम से उसे पुकारा जाता है। तो ये नॉर्मल रूल है। लेकिन चाइना बोलता है कि नहीं, साउथ चाइना समुंदर ये पूरा हमारा है, क्योंकि वहां पे उन्होंने काफी सारे आर्टिफिशियल आइलैंड बनाए हुए हैं और वो बोलते हैं कि ये सब चीजें जो है वो हमारी है। तो इससे आज साउथ ईस्ट एशिया के देश, जिसमें वियतनाम है, जिसमें लाओस है, जिसमें इंडोनेशिया है, जिसमें फिलीपींस है, ये चाइना से बहुत गुस्सा है, और चाइना की जो वॉरशिप्स है वो उनके इलाके में घुसखोरी करती है। कुछ पिछले हफ्ते की बात है, एक चाइनीज सबमरीन ने जापान के समुद्र के अंदर घुसने की कोशिश की, और तुरंत जापान के जो फाइटर एयरक्राफ्ट थे हवा में आ गए इस सबमरीन को पकड़ने के लिए, लेकिन वो पानी के नीचे डूब के भाग गई। उसके बाद जब इंडोनेशियन पानी के अंदर चीनी जहाज आ गए तो इंडोनेशिया ने उनको चैलेंज किया। फिलीपींस के समुद्र में जब आ गए तो फिलीपींस ने उनको चैलेंज किया। यानी कि हमारे देश का एग्जाम्पल देख के कि हमने लद्दाख में चाइना की कैसे पिटाई की, आपको पता है कि चाइना के हमने 54 सोल्जर्स मारे हैं, सैकड़ों वहां पे जख्मी हो गए हैं, और इसकी कीमत अर्थात हमें चुकानी पड़ी। हमारे 20 सोल्जर्स इंक्लूडिंग 1 ऑफिसर कर्नल बाबू, जो 16 बिहार के कमांडिंग ऑफिसर थे, उन्होंने अपनी वहां पे जान की बाजी लगाई। तो लेकिन ये चाइना की सबसे पहली कैजुअलिटी हुई है सीमा के ऊपर 1978 के बाद। यानी कि 78 के बाद जब लास्ट वॉर वो वियतनाम के साथ लड़े थे, चाइना ने कोई भी लड़ाई नहीं लड़ी थी, और ये पहली बार उनके सोल्जर्स बाउंड्री इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर मारे गए हैं, जो उनके लिए एक काफी बड़ा साइकोलॉजिकल शॉक था। इससे चाइना का जो जनरल था जिसने ये सब प्लानिंग की थी,
उसे बरतरफ किया गया, उसको सैक किया गया और चाइना 4 में से 3 जगह पे वापस गई है और पेंगोंगत्सो लेक के अंदर भी वो थोड़ा पीछे जरूर गई हुई है। तो ये कोई उन्हें भारत के साथ प्यार हो गया इसलिए ये नहीं हुआ है, ये इसलिए हुआ है क्योंकि उन्हें जो हमारी सेना की ताकत है ये समझ में आ गई, क्योंकि चाइना टिट फॉर टैट यही पॉलिसी समझता है, यही भाषा समझता है और इन्हें समझ में आया है कि इंडियन सोल्जर्स ये काफी आक्रामक है। तो अभी मैंने आपको एक अपडेट देने का प्रयास किया कि पिछले हफ्ते के अंदर क्या क्या हुआ, क्योंकि इतनी सारी चीजें हो रही है कि इसके बारे में बताना ये जरूरी है। क्योंकि काफी बार हम इंडिया चाइना की बात करते हैं तो बाकी के देशों में क्या हो रहा है इसकी बात ही नहीं होती, लेकिन ये भी देश आज हमारे साथ है और वहां पे कोई चाइना के खिलाफ कार्रवाई हो जाती है तो अर्थात वो हमारे लिए एक फायदा होता है, क्योंकि चाइना को एक ही साथ मल्टीपल फ्रंट्स के ऊपर लड़ना पड़ेगा। मेरा आज का विषय जो है प्रोपेगेंडा वॉरफेयर या डिसइंफॉर्मेशन वॉरफेयर या इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, इसके ऊपर मैं आ जाता हूँ। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर यानी कि माहिती युद्ध, यानी कि सही माहिती हर एक के पास पहुंचाना। डिसइंफॉर्मेशन वॉरफेयर यानी कि गलत इंफॉर्मेशन अपने शत्रु राष्ट्रों के पास पहुंचाना। ठीक है, उसका एग्जाम्पल दिया जाए कि हम बहुत ताकतवान है, हमारी मिलिट्री बहुत ताकतवान है, आप हमारे से पंगा मत लो, ये हो गया डिसइंफॉर्मेशन वॉरफेयर। प्रोपोगंडा, ये सभी एक दूसरे के कंट्री कजिन से। प्रोपोगंडा वॉरफेयर का मतलब क्या है कि हम बहुत ताकतवान है, अगर आप ये 10 बार बोलेंगे 50 बार बोलोगे तो शायद जो सुनने वाला है बोलेगा यार इतनी बार बोल रहा है तो शायद ताकतवान होगा ही। तो ये रिपीटेडली जब कोई चीज बोली जाती है तो ये कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर हो जाता है। और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर या मानसिक युद्ध जो है ये एक चाइना का बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो ये इस प्रकार का युद्ध होता है। इसके सिवाय एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, मीडिया वॉरफेयर, यानी कि जो अलग अलग प्रकार की जो मीडिया है। अभी हमारे देश का अगर आप एग्जांपल लेंगे तो हमारे देश में प्रिंट मीडिया है। प्रिंट मीडिया का मतलब क्या होता है, अलग अलग प्रकार के न्यूज़पेपर है जो रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर है, हिंदी के अंदर है, इंग्लिश के अंदर है। दिन में एक बार ये न्यूज़पेपर्स पब्लिश होते हैं। इसके सिवाय कोई वीकलीज है, कोई बाई वीकलीज है, कोई मंथली है, कोई 6 मंथली है, कोई ईयरली है। यानी कि अलग अलग प्रकार के मैगजीन्स भी प्रकाशित किए जाते हैं। इसके सिवाय हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जो बहुत ही स्ट्रांग है। आज माना जाता है कि ऑलमोस्ट 95% लोगों के घर में टीवी है। टीवी के ऊपर इंडिया में 750 800 चैनल है जो 24 घंटा न्यूज ही देते हैं। तो यहाँ पर भी काफी सारी खबर आती रहती है। इसके सिवाय हमारे पास सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया ये अभी अभी शुरू हुआ है पिछले 10-15 साल के अंदर, लेकिन आज 60-70% जो इंडियंस है ये सोशल मीडिया पे है। सोशल मीडिया यानी कि क्या, इसमें फेसबुक है, इसमें ट्विटर है, इसमें इंस्टाग्राम है, इसमें यूट्यूब है। बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जो चीजें हैं जिसके ऊपर हमारे लोग होते हैं और बहुत सारे लोग इसके ऊपर है। तो यहाँ पर भी अलग अलग प्रकार की जो खबर है ये फैलती रहती है और यहाँ पर भी इंफॉर्मेशन वॉर या डिसइंफॉर्मेशन वॉर बड़ी जोर से चलता है। तो सवाल यह है कि इसका मुकाबला कैसे किया जाए। पहले ये बताइए कि ये कहाँ पर होता है, मतलब इसकी मीडिया क्या है। तो इसकी जो मीडिया है, जैसे मैंने पहले बोला था, ये जो मीडिया है वो मीडिया है कि एक तो इलेक्ट्रॉनिक, दूसरा सोशल मीडिया, तीसरा प्रिंट मीडिया। हमारे मीडिया में आज 250-300 ऐसे लोग हैं कि जो चाइना को बिके हुए हैं। उसमें कुछ एक्टिविस्ट है, कुछ सो कॉल्ड लीडर्स है, कुछ समझ लीजिए एक दो रिटायर्ड फौजी भी है कि जो चाइना की भाषा हमारे न्यूज़पेपर में लिखते हैं। उसका मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि किस प्रकार की इंफॉर्मेशन, जब जैसे ही 9 मई को ये स्टैंड ऑफ शुरू हुआ, ये डिसइंफॉर्मेशन वॉर या प्रोपेगेंडा वॉर भी जोर से शुरू हुआ। हमारे न्यूज़पेपर्स के अंदर अंदर आर्टिकल आने शुरू हो गए कि चाइना का इकोनॉमी बहुत ही स्ट्रांग है, हमारा इकोनॉमी इतना स्ट्रांग नहीं है, तो इसलिए हमने चाइना से पंगा नहीं लेना चाहिए। अरे चाइना का इकोनॉमी स्ट्रांग होगा, लेकिन सच बात यह है कि चाइना का भी विजय माल्या होने वाला है। चाइना के बड़े इकोनॉमी की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है।
आज उनका अलग अलग कारणों से, जिसमें कोरोना का कारण है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, यानी कि उनकी इकोनॉमी जितनी आप स्ट्रांग सोचते हो उतना नहीं। इसके बारे में मैंने पहले बात की थी। तो ये एक दुष्प्रचार था। उसके बाद बोला गया कि चाइना की आर्मी बहुत ही स्ट्रांग है, उनके पास 3000 टैंक है। अरे 3000 टैंक, आपको अगर पता है तो जो इंडिया चाइना जो बॉर्डर है, ये पूरा माउंटेनस है। माउंटेनस एरिया में अरुणाचल प्रदेश में आप टैंक कहाँ इस्तेमाल करोगे? कहीं नहीं कर सकते। सिक्किम में शायद जो प्लेटो एरिया है, वहां पे 5-10 टैंक इस्तेमाल हो सकते हैं। उत्तराखंड का जो चाइनीज बॉर्डर है, वहां पे कोई टैंक इस्तेमाल नहीं हो सकता। लद्दाख का जो बॉर्डर है, जहाँ पे आजकल का स्टैंड ऑफ चल रहा है, वहां पर शायद प्लेटो के ऊपर 20-25 टैंक इस्तेमाल हो सकते हैं, वो भी बड़े मुश्किल के साथ। तो उसके लिए हमारे 250 टैंक वहाँ पे पहले ही खड़े हैं। लेकिन हम चाइना की टैंक की बात कर रहे हैं, हमारे टैंक की बात नहीं कर रहे। फिर उन्होंने फोटोग्राफ करना शुरू कर दिया कि उनके पास बहुत मॉडर्न गने हैं। तो क्या हमने जो हमारी मॉडर्न गने हैं वो क्या मुंबई में रखी हुई है क्या, शो करने के लिए? अर्थात हमारी भी गने वहाँ पे डिप्लॉयड है। फिर बोलना शुरू किया उनके फाइटर एयरक्राफ्ट जो है वो तिब्बत के अंदर आ गए हैं। अरे हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट जो अरुणाचल प्रदेश में मदद करेंगे फौज को, वो तो पहले ही वहां पे तैनात है। आपको अगर हमारे एरोप्लेन्स के बारे में पता, हवाई दल के बारे में पता है, तो अरुणाचल प्रदेश की जो अलग अलग वैलीज है, इसको सपोर्ट करने के लिए जो हमारे एयरपोर्ट्स है वो कहाँ पर है? एक तो बागडोगरा में है, दूसरा छबुआम में है, डिब्रूगढ़ के अंदर है, तेजपुर के अंदर है, मोहनबारी के अंदर है। तो ये अलग अलग जगह जहाँ पे हमारे एयरपोर्ट्स है, और वहां तो हमारे एयरक्राफ्ट पहले से ही तैनात है। अगर लद्दाख की बात की जाए, तो लद्दाख के अंदर अंबाला या श्रीनगर में जो अवंतीपुर है, वहां से एयरफोर्स का सपोर्ट दिया जाता है, वो पहले ही तैनात है। चाइना के हेलीकॉप्टर बड़े संख्या में आ रहे, तो क्या हुआ? हमारे जो सबसे मॉडर्न एक हेलीकॉप्टर है, चिनूक है, वो पहले ही वहां पे तैनात है। चाइना की आर्मी जो है, एकदम 24 घंटे के अंदर बहुत वहां पहुंच गई। अभी ये कितना फॉल्स प्रोपोगंडा हो गया कि अगर चाइनीज आर्मी चाइना के मेन लैंड से 4000 किलोमीटर का प्रवास करके अगर वो लद्दाख में पहुंचते हैं, तो वो लड़ाई के लिए तैयार नहीं हो सकते, क्योंकि लद्दाख का हाइट जो है 16,000 फीट के आसपास है। और वहां पे कोई भी फौज ने लड़ाई में कामयाबी हासिल करनी है, तो वहां पे एक्लेमेटाइजेशन करना पड़ता है। एक्लेमेटाइजेशन का मतलब ये होता है कि पहले 9,000 फीट के हाइट के ऊपर सोल्जर्स को 6 दिन अलग अलग प्रकार की एक्सरसाइज और युद्ध अभ्यास का अभ्यास दिया जाता है। यानी कि पहले दिन 1 किलोमीटर चलो, दूसरे दिन 2 किलोमीटर चलो, तीसरे दिन 1000 फीट ऊपर चढ़ो, दूसरे दिन 2000 फीट ऊपर चढ़ो, चौथे दिन अपने पीठ के ऊपर अपना जो बैटल लोड है, यानी कि राइफल, लाइट मशीन गन वगैरह, उसे लेकर चढ़ो वगैरह। 6 दिन का इस प्रकार का अभ्यास होने के बाद 7वें दिन आपको 11,000 फीट के ऊपर भेजा जाता है। वहां पर भी फिर 6 दिन आपके बदन को, आपके बॉडी को फिजिकली और मेंटली वहां पे अकस्टम होने के लिए मौका दिया जाता है। तो ये होने के बाद 15वें दिन आपको फिर 13,000 फीट के हाइट के ऊपर दिया जाता है, भेजा जाता है। वहां पर भी इसी प्रकार का युद्धाभ्यास एक बार आप फिर करते हैं। यानी कि 22 डेज के बाद ही आपकी फौज उस इलाके में लड़ने के लिए तैयार है। ये बिल्कुल साफ आपको पता होना चाहिए। तो अचानक कोई फौज पहुंच जाती है, तो उनको क्या तो उनका क्या फायदा होगा? वो लड़ नहीं सकते हैं। इसके बाद उन्होंने ये शुरू कर दिया कि चाइना के एक एयरक्राफ्ट की ताकत बहुत है। आपको ये पता होना चाहिए कि चाइना का एयरफोर्स हमारे एयरफोर्स की तुलना में काफी कमजोर हो जाता है, क्योंकि वो एयरफोर्स जो है वो 15-16 हजार फीट का जो तिब्बतन प्लेटो है, वहां से उड़ान करता है। और इतने हाइट के ऊपर उनकी जो मैकेनिकल एफिशिएंसी है, वो ऑलमोस्ट 50 या 60% ये कम होती है। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई एयरक्राफ्ट अगर 1000 केजी का बॉम्ब्स और तोहफे लेके अगर ऊपर चढ़ता है, चल सकता है सी लेवल के ऊपर, तो अगर वो तिब्बत से उड़ान करता है, तो तिब्बत में जो उसकी जो क्षमता होती है वो 60% ये कम होगी। यानी कि यानी कि
वहां पे वो केवल 300-400 केजी के जो शस्त्र है, बॉम्ब्स है, रॉकेट्स है, मिसाइल्स है, इसके बाद इतना ऊपर उठ सकता है। तो यानी कि जो हमारे एयरक्राफ्ट, जो हमारे एयरपोर्ट्स है, आपने ईशान्य भारत में देखे होंगे, ये सभी मीन सी लेवल के ऊपर है, ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास बसे हुए हैं। तो ये उनकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, जो कि इतनी एफिशिएंसी उनकी एयरफोर्स की नहीं है। इतना ही नहीं, तो चाइना के बहुत सारे वीक पॉइंट्स हैं उनके, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया है कि हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। अरे न्यूक्लियर बॉम्ब कभी लड़ाई में कभी इस्तेमाल होते हुए आपने देखे हुए हैं? अपने हिस्ट्री के अंदर सिर्फ दो ही जगह पे न्यूक्लियर बॉम्ब डाले गए थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जापान के ऊपर अमेरिका ने डाले थे, हिरोशिमा के ऊपर एक और नागासाकी के ऊपर एक। इसके बाद न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कभी भी नहीं हुआ है। ये एक पॉलिटिकल वेपन है। इसके बारे में मैं ज्यादा बातचीत नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि हमें समय की कमी पड़ेगा इसलिए। तो इस प्रकार का प्रोपेगेंडा, इस प्रकार का डिसइंफॉर्मेशन वॉर, ये हमारे मीडिया में शुरू किया जाता है। और इसका मोड क्या है, मीडियम क्या है? अलग अलग प्रकार की मीडिया, इसके बाद इसके अंदर ये बातचीत होती है। अभी ये देखिए कि इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य यह है कि बिना लड़ाई किए हुए हमारे देश के जो चार बड़े इंस्टीट्यूशंस है, उनके ऊपर हमला करना, मानसिक दबाव डालना। अब ये चार इंस्टीट्यूशन जिनके खिलाफ ये मानसिक युद्ध चल रहा है, वो कौन है? एक तो है हमारे देश की गवर्नमेंट। उनको इतना डराया जाए कि चाइना बहुत ताकतवान है, उनकी मिलिट्री बहुत ताकतवान है, आप कुछ नहीं कर सकते, 62 का जैसे लड़ाई आपकी लड़ जाओगी, आपको कोई मदद नहीं करेगा, पाकिस्तान आपके खिलाफ सेकंड फ्रंट वॉर करेगा, चाइना की सबमरीन अभी ग्वाडार बंदर के अंदर आ गई है, वगैरह वगैरह। तो ये डर जाएंगे गवर्नमेंट और बोलेगी कि भाई कृपया हमारे से बातचीत करो। लेकिन इस प्रकार की बातचीत कोई नहीं हुई। गवर्नमेंट ने चाइना को कोई भी प्रस्ताव नहीं दिया बातचीत करने का। जितनी भी फ्लैग मीटिंग हुई, ये केवल हुई फौज के लेवल के ऊपर। 14 कोर कमांडर जो जनरल हरिंदर सिंह है, उनके लेवल के ऊपर ये मीटिंगें ये हुई, बाकी कहीं पे नहीं हुई। तो ये जो तीर मारा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर, इसका कोई असर नहीं हुआ। उल्टा जो हमारे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी है, वो कुछ दिन पहले लद्दाख में पहुंच गए। और लद्दाख में जब गए तो उनके साथ कौन थे? उनके साथ थे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल नरवणे, चीफ नॉर्दर्न कमांड के चीफ जनरल जोशी, जिन्हें कारगिल के लड़ाई के अंदर वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। वो कारगिल की लड़ाई पे लड़े हुए थे। इसके सिवाय 14 कोर कमांडर जनरल हरिंदर सिंह, यानी कि ये सब क्यों कौन थे? ये सभी फौजी थे। और वो नरेंद्र मोदी जी वहां पे क्यों आए थे? फौज को मिलने के लिए, उनका मोराल ऊपर करने के लिए, उनको बताने के लिए कि पूरा देश और देश का नेतृत्व आपके साथ खड़ा है। इसके सिवाय वो एक चाइना को मैसेज देना चाहते थे कि देखो, लद्दाख का जो आपने अतिक्रमण किया है, ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है और हम आपको वहां से पीछे ढकेलेंगे। और नरेंद्र मोदी जी ने वहां पे एक स्पीच भी दिया कि जो एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी है, उससे हम सहन नहीं करेंगे। जब हमारे प्राइम मिनिस्टर वहां पे थे, तो चाइनीज प्राइम मिनिस्टर कहाँ पे थे? वो चुप के बैठे थे। वो कहाँ पर है, किसी को पता ही नहीं लगा। और ये देख के चाइनीज आदमी का मोरल के ऊपर भी काफी असर पड़ा है। आपको ये चीज पता होनी चाहिए। मैं एक सवाल आ रहा है, लोकेश जी पूछ रहे हैं कि जो सोशल मीडिया के ऊपर हांगकांग, वियतनाम, तिब्बत इशू के ऊपर हम ज्यादा डिस्कस करना चाहिए वगैरह। मैं इसके ऊपर तो आ जाऊंगा लोकेश जी, आपका सवाल बहुत अहम है, मैं बातचीत करूंगा ही। लेकिन पहले जो मेरी जो मेन थीम है, इसे पूरा करने दो। तो जब चाइनीज सोल्जर्स ने वो देखा, आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे 20 सोल्जर ने जान अपनी दी वहां पे, उनका जो अंत्य संस्कार हुआ वो पब्लिक ग्लेयर में हुआ। उनको राजकीय सम्मान दिया गया, उनको लश्कर का सम्मान दिया गया और हजारों लाखों लोग उनके लास्ट राइट्स के लिए वहां पर हाजिर थे। यानी कि देश ने हमारी फौज का बड़ा अच्छा सम्मान किया। चाइनीज सोल्जर्स का क्या हुआ? उनका अंत्य संस्कार चुपचाप से किया गया। कोई कौन मारा गया उसके ऊपर नाम देने के लिए भी तैयार नहीं था, क्योंकि चाइना छुपाना चाहता था कि हमारे इतनी ज्यादा संख्या में सोल्जर्स मारे गए। तो इससे क्या हुआ, जो सोल्जर्स के जो रिलेशंस थे, उनको बहुत गुस्सा हो गया कि भाई मेरा लड़का है, मेरा हस्बैंड है, उसने देश के लिए अपना प्राण दे दिया, लेकिन देश उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए भी तैयार नहीं है। एग्जैक्टली यही कार्रवाई पाकिस्तान ने कारगिल लड़ाई के अंदर की थी। जब उनके वहां पे जो सोल्जर्स मारे गए थे,
उन्होंने उनकी बॉडी भी वापस नहीं ली। ये सोल्जर के लिए कितना बड़ा अपमान होता है, ये एक सोल्जर ही समझ सकता है। तो सोल्जर्स के फैमिली में चाइनीज गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत ही ज्यादा एंगर है, और चाइना की जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर भी बहुत एंगर है। चाइना की मीडिया के अंदर हम बिल्कुल घुस नहीं सकते। जैसे हमारे मीडिया में कोई भी घुस सकता है। आज ये मेरा जो फेसबुक लाइव सेशन है, जिसके पास भी फेसबुक का अकाउंट है वो यहाँ पर आके सुन सकता है। लेकिन जो चाइना का जो इक्विवेलेंट है वेबो वगैरह फेसबुक का, वहां पे कोई नहीं जा सकता। यानी कि वो चाइनीज कंप्लीटली मतलब प्रोटेक्टेड है फ्रॉम इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। तो लेकिन वहां पे जो उनके जो एक्स सर्विसमैन है चाइना के, उनकी संख्या तकरीबन 80 लाख के आसपास मानी जाती है। तो वो भी गुस्सा हो गए हैं कि सोल्जर्स को जो मान देना चाहिए वो उनको क्यों नहीं मिल रहा है। तो यानी कि चाइनीज के खिलाफ, चाइनीज गवर्नमेंट के खिलाफ एक बहुत ही सारा मतलब जो एंगर है वो चल रहा है। तो प्रोपेगेंडा वॉरफेयर क्या, जब रोज रोज आप ये बातचीत करते हो तो लोग सोचना करते शुरू कर देते हैं यार शायद चाइना बहुत ही पावरफुल है, शायद हमारा काम यह है, शायद हमारी फौज बैकफुट के ऊपर है, शायद हमने चाइना से पंगा नहीं लेना चाहिए। लेकिन इसका असर इंडियन आर्मी के ऊपर कोई नहीं हुआ, जो दूसरा घटक है। इंडियन आर्मी ने जो गलवान में जो लड़ाई की, जिसमें इतने सारे चाइनीज सोल्जर मारे गए, जिससे चाइना वापस जा रहा है, ये बिल्कुल साफ था कि इंडियन आर्मी के ऊपर इस साइकोलॉजिकल वॉर का कोई असर नहीं हुआ। लेकिन जो बाकी दो घटक है इसके ऊपर मात्र कुछ असर हुआ है। एक तो है हमारी मीडिया, और दूसरा है मीडिया में सुनने वाले हमारे आम जनता। कुछ मीडिया के लोग हैं कि जो चीन के हस्तक बने हुए हैं, पैसा के कारण हो या फिलोसफी के कारण हो। और ये वैसे बोला देखा जाए तो ये जो उल्टे सुल्टे आर्टिकल लिखने वाले जो लोग हैं, ये 300-400 से ज्यादा नहीं है। अगर आप हमारे देश की पॉपुलेशन देखेंगे तो हमारी पॉपुलेशन तकरीबन 130 करोड़ के आसपास है। 125 से 130 करोड़ एग्जैक्टली कितनी है अभी पता लग ही जाएगा कि जब हमारा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की जो एक्सरसाइज है ये शुरू हो जाएगी। लेकिन आज उसमें 400 लोगों ने उल्टा लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ही स्मॉल परसेंटेज है। इतने तो देशद्रोही हिस्टोरिकली हमारे देश में थे। अगर आप देश की हिस्ट्री पढ़ेंगे, पृथ्वीराज चौहान की हिस्ट्री पढ़ो या अलग अलग हिस्ट्री, तो इसमें इस प्रकार का घात तो किया हुआ है। तो ये बड़ा नंबर नहीं है। लेकिन आजकल सोशल मीडिया से क्या हुआ है कि ये इस प्रकार का डिसइंफॉर्मेशन वॉर, हर एक के पास स्मार्टफोन है तो हर एक के फोन में पहुंच जाता है। जब फोन में पहुंच जाता है तो ये चीज सही है या गलत है, ये सोचने का काम उस आदमी का होता है। और इसमें अगर कोई चीज अगर आप फैसला नहीं कर सकते तो आप सोचते कि शायद हमारा देश का गड़बड़ है, हम शायद लड़ाई हार जाएंगे वगैरह। तो ये जो इस प्रकार का डिसइंफॉर्मेशन वॉर चल रहा है, इसे एक आम आदमी उसके खिलाफ क्या कर सकता है। एक तो पहले आपको अपने देश के ऊपर विश्वास होना चाहिए कि हमारा देश एक मजबूत देश है। हम चाइना के खिलाफ किसी भी हालत में लड़ाई कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। चाइना टू फ्रंट वॉर खोलेगा तो हम भी चाइना के खिलाफ मल्टीपल फ्रंट खोल सकते हैं। अगर इसके सिवाय अगर पाकिस्तान उनको मदद करता है तो पाकिस्तान का ही अभी हाल काफी बुरा हुआ है। तो हमारे देश के ऊपर विश्वास, हमारे देश की सेना के ऊपर विश्वास। याद रखिए, आज चाइना ने ये इंक्रोचमेंट जो किया वो हिंदुस्तान में क्यों किया, बाकी देशों में क्यों नहीं किया। इसका कारण बड़ा क्लियर और साफ है कि चाइना हमें नंबर 2 का एनिमी समझते हैं। और ये जो उनकी एनिमिटी हमारे देश के साथ है, ये आगे कई साल चलने वाली है, क्योंकि वो सोचता है कि हम उनके कॉम्पिटिटर है। आज दुनिया में केवल 2 ही देश है जो मिलिट्रीली चाइना के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। एक है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो एक महाशक्ति है, और दूसरा है इंडिया, जो अभी लद्दाख में जो क्या चल रहा है वो दिखा रहे हैं। बाकी किसी भी देश की इस इतनी लड़ाई करने की हिम्मत नहीं है। वैसे देखा जाए तो साउथ वियतनाम एक बहुत ही ब्रेव देश है, लेकिन साउथ वियतनाम भी अभी चुपचाप बैठा हुआ है। जापान भी देखा जाए तो उन्होंने महायुद्ध में बहुत अच्छा काम किया था। और आपको पता होगा कि जापानीज आर्मी दूसरे महायुद्ध में हजारों किलोमीटर का प्रवास करके हमारे ईशान्य भारत में पहुंच गई थी। इम्फाल में लड़ाइयाँ हुई है, दिमापुर में लड़ाइयाँ हुई है। यहाँ तक जापानीज आर्मी, आप देखिए नकाशा देखिए कि जापान कहाँ पर है, साउथ ईस्ट एशिया के इतने देशों के ऊपर से चल के वो हमारे पास आके पहुंच गए। तो वैसे वो शूर आदमी है, लेकिन अभी शायद अलग अलग कारणों से वो लड़ने के लिए तैयार नहीं है।
तो इसलिए चाइना हमें दबा के पूरी दुनिया को मैसेज देना चाहता है कि अगर हम इंडिया को दबा दे तो बाकी देश ने तो चुपचाप से जो हमारा कहना है वो मानना चाहिए। तो इसलिए हमारे देश के ऊपर ये इस प्रकार का दबाव डाल रहे हैं। और मैं कुछ एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि जिसमें कुछ हमारे रिटायर्ड लोगों ने लिखना शुरू कर दिया कि चाइना यहाँ पे पहुंच गया, और कुछ न्यूज़पेपर में रिपोर्ट देनी शुरू कर दी कि रिटायर्ड ऑफिसर एक्स इन्होंने बोला है सैटेलाइट फोटोग्राफी को देख के कि चाइना ने इस इलाके में तंबू डाल दिए। इससे बड़ा जोक कोई भी नहीं हो सकता। कारण यह है कि रिटायर्ड ऑफिसर्स के पास कौन सा सैटेलाइट है? जो आपके पास गूगल मैप नाम की चीज आपने सुनी होगी। गूगल मैप के ऊपर आप गलवान है, डेप्सांग है, पेंगोंग से लेके ये सभी देख सकते हैं। आप अपने खुद आंख से देखिए, वहां पर आपको आदमी नजर नहीं आता है, याद रख लेना। खुद अपने आंख से देखिए। तो कमर्शियल सैटेलाइट की इतनी ताकत नहीं होती, और जो फौजी सैटेलाइट होते हैं जो हमारे पास है, तो ये चीज कोई किसी रिटायर्ड ऑफिसर ने या किसी न्यूज़पेपर ने या किसी एक्टिविस्ट ने बोलने की जरूरत नहीं है कि वहां पे 100 चाइनीज है, वहां पे 200 है, 300 है। लेकिन लोगों ने बोल दिया और कुछ लोगों ने विश्वास करना शुरू कर दिया कि देखो ये कर्नल XYZ बोल रहे हैं कि फौज पहुंच गई है। अरे ये क्या हमारे इंडियन आर्मी को पता नहीं है कि कहाँ पे कौन है? दूसरा उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि ये जो इंडियन आर्मी है इन्होंने अपना काम नहीं किया, उन्होंने उनको बिना लड़ाई किए हुए अंदर आने दिया। अभी बिना लड़ाई किए हुए चाइनीज आर्मी ने अतिक्रमण किया, ये बात तो सच है। लेकिन क्या आपको ये पता नहीं है कि इस इलाके में जो पीस ट्रीटी हिंदुस्तान और चाइना के बीच में चार बार शायद साइन हो गई थी। 96 में पहली हो गई, फिर 2003-4 तक और 2-3 ट्रीटी साइन होगी। इसके मुताबिक इस इलाके में जो फौज है वो अपने साथ हथियार लेके आगे नहीं जाती। वो जो पेट्रोलिंग के लिए जाती है या गश्त डालने के लिए जाती है, तो वो केवल अपने आप को खुद को ले जाते हैं। और अगर एक दूसरे की फौज एक दूसरे के सामने आ जाती है तो वो हथियार का इस्तेमाल नहीं करते। ये पता नहीं, ये पीस और ये पिछले 60 साल से, मतलब 95 से ये चल रहा है कि वहां पर हम शस्त्र का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो लड़ने की बात आती ही कहां पर है? रूल यह है कि दोनों फौज एक दूसरे के सामने आ जाती है और वो सोचती है कि अपने इलाके में दूसरी देश की फौज आ गई, तो उनको एक बैनर दिखाना पड़ता है कि अ, 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 इस बैनर दिखाना पड़ता है कि आपने फौज को आप हमारे इलाके में आए हुए हैं। लेकिन आप उनको इसके सिवाय कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इसके बाद धक्का मुक्की शुरू हो गई। अगर उन्होंने एक धक्का मारा तो हम धक्का मारते हैं। लेकिन इस समय जो 9th मई को हुआ तो वो कुछ लाठियां लेकर आए थे। तो फिर प्रोपेगेंडा शुरू हो गया कि चाइनीज ने लाठियां मार के इंडियन आर्मी की पिटाई कर दी। अरे इंडियन आर्मी की पिटाई करना इतना आसान नहीं है, ये चाइनीज जानते हैं। पहली बार तो सरप्राइज तो जरूर हासिल हो गया क्योंकि आप लाठी लेके नहीं गए थे। लेकिन उसके बाद चाइनीज की ही लाठी छीन के उनकी पिटाई कर दी है। और इतना याद रखिए, अगर हमारे ऊपर वो लाठी से है या आयरन रॉड से है या चेन से अगर हमला करते हैं तो उसका जवाब हम भी देते हैं, उसके अंदर कोई शक नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक प्रोपेगेंडा था। इतना ही नहीं, तो उसके बाद ये शुरू हो गया कि जो इंडियन आर्मी का जो हेडक्वार्टर्स है, इस हेडक्वार्टर के अंदर कोरोना शुरू हो गया है। अरे ये आज से इस प्रकार की कोई, क्योंकि अगर आर्मी हेडक्वार्टर में अगर कोरोना चाइनीज वायरस शुरू हो जाए तो उनकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। बिल्कुल ये झूठ चीजें थी। इसके सिवाय फिर नेक्स्ट शुरू हो गया कि जो इंडियन आर्मी की स्ट्रेंथ है ये बहुत ही कम है। चाइना की अलग अलग थिंक टैंक से फिगर ले ली और चाइना और आर्मी का कंपैरिजन शुरू हो गई। कंपैरिजन इस प्रकार से नहीं होती, ये आपको पता होना चाहिए कि आज माउंटेन्स के अंदर जो हमारा इलाका पूरा माउंटेन्स का है, उसके अंदर डिफेंस करना ये आसान होता है। जैसे आपने कारगिल में देखा होगा। और कोई देश हमला करना चाहता है तो डिफेंस में, जैसे कि हमारा देश खुद की रक्षा कर रहा है, हमारे बॉर्डर की रक्षा कर रहा है, और चाइना है जो अटैक करना चाहता है। तो इस प्रकार का अगर वो करना चाहेगा तो उसे 12 गुना ज्यादा फौज वहां पे लानी पड़ती है। तो यानी कि इतनी ज्यादा फौज अगर वो लाएंगे तो वो तिब्बत के ऊपर से आएगी, जिससे हमें पता लग जाएगा। तो ये सब चीजें इतना लाना हमें बिल्कुल पता लग जाएगा। तो ये सब प्रोपेगेंडा था। लेकिन उसके कारण कुछ हमारे लोगों के ऊपर जरूर असर पड़ रहा था।
तो अभी सवाल उठता है कि इस प्रोपेगेंडा को कैसे फेस किया जाए। तो नंबर एक, जो कुछ एक्टिविस्ट इस प्रकार के आर्टिकल न्यूज़पेपर में लिख रहे हैं, उनकी संख्या ज़्यादा नहीं है और पेपर तो दिन में एक ही बार पब्लिश होता है, तो उनके ऊपर नज़र रखना इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। टीवी मीडिया के ऊपर आजकल ये गड़बड़ शुरू हो गई है कि ब्रेकिंग न्यूज़ के कारण वो कुछ ना कुछ चीज़ें सामने लाना चाहते हैं। कुछ वीडियो जो चाइना से आए थे, वो उन्होंने लाना शुरू कर दिए कि चाइना पैंगोंग से लेक बोट लेकर आ गया है। अगर इंडियन आर्मी ने नहीं बोला है, तो आप इसके बारे में फ़िक्र क्यों कर रहे हो? लेकिन आज हंगर फॉर इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा हो गई है कि काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि ये जो लड़ाई है, ये कोई टी20 क्रिकेट का मैच है। हमें बॉल बाय बॉल कमेंट्री मिलना चाहिए कि अभी चाइनीज़ यहाँ पहुँचे हैं, अभी इंडियन आर्मी ने ऐसे किया, फिर उन्होंने ऐसे किया। इस प्रकार की इंफॉर्मेशन लड़ाई के बारे में कभी नहीं दी जा सकती। आपको मैं 2 एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ। कारगिल के समय एक एक एंकर थी टीवी की, जो द्रास में जाके पहुँच गई और उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि मैं द्रास में हूँ, इंडियन आर्मी के साथ हूँ और मैं यहाँ से बातचीत कर रही हूँ। और तुरंत जो पाकिस्तानी आर्मी का जो काउंटर बम्बार्डमेंट जो यूनिट था, उन्होंने काउंटर बम्बार्डमेंट शुरू किया, जिससे हमारे कुछ सैनिक मारे गए और उसके लिए जिम्मेदार वो एंकर थी जो जिसका नाम मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। इसी प्रकार से ये कमेंट्री शुरू हो गई जब 26/11 का हमला हो गया था मुंबई के अंदर, दहशतवादी 10 अंदर आए थे और टीवी चैनल ने बोला हाँ वो अभी 2 दहशतवादी ताज होटल के अंदर है, 2 इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में गए हुए, एक यहाँ पर है, अभी वहाँ पे फौज आई है, अभी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड आई हुई है, अभी उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी है, अभी हेलीकॉप्टर से वो जो ऊपर वाला टेरेस है वहां पर वो लैंड हो गए हैं, वगैरह वगैरह। ये इस प्रकार की इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए वो उसका गैर फायदा उठा रहे थे। जो उनका हैंडलर था दहशतवादियों का, जो कराची में बैठा था, उनको गाइड कर रहा था कि अभी आप फर्स्ट फ्लोर पे जाओ, अभी आप सेकंड फ्लोर पे जाओ। तो इस प्रकार की इंफॉर्मेशन आपको बिल्कुल नहीं मिल सकती है। तो ये प्रोपेगेंडा वॉरफेयर जो है, इसमें चाइना काफी कुछ कर रहा है और उसे हमने बिल्कुल रोकना चाहिए। खास तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर 16 जून की मैं बात कर रहा हूँ, जब गलवान का क्लैश हो गया था, तो एक डिबेट चल रहा था एक इंग्लिश चैनल के ऊपर, जो रात का 9 बजे का प्राइम टाइम डिबेट होता है। अगर वो डिबेट आपने देखा होगा, सुना होगा, तो आप शायद सोचते कि ये डिबेट शायद चाइना में चल रहा है और जो लोग इस पे बातचीत कर रहे हैं वो शायद चाइनीज है, लेकिन वो गलत है। वो चाइनीज नहीं थे, वो इंडियंस थे और वो चैनल भी इंडियन था, इंग्लिश में बात कर रहा था। कौन सा चैनल मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि उसकी जो डिबेट है, डिस्कशन है, आज भी वो यूट्यूब के ऊपर है और उनका डिस्कशन सुनिए कि क्या इस प्रकार की बात हम हमारे देश के बारे में कर सकते हैं। ये इस प्रकार का ये जो डिसइंफॉर्मेशन वॉरफेयर हमारे सोल्जर्स के मोरल के ऊपर तो कोई खास असर नहीं होता, लेकिन बाकी लोगों के ऊपर जरूर असर होता है, जिसके लिए ये डेंजरस है। तो इसके खिलाफ आप क्या कर सकते हैं? कोई भी डिसइंफॉर्मेशन आपके पास आती है तो इसे आपने आगे बढ़ाना नहीं चाहिए। आईपी एड्रेस चाइना का कौन सा है, पाकिस्तान का कौन सा है, ये जो भारत के बाहर से आता है, इसे समझ में आपको आना चाहिए। कोई भी वीडियोस जो देश के खिलाफ है उसे मत शेयर करिए, किसी को कोई फॉरवर्ड मत करिए। कोई भी रूमर आप सुनते हैं तो उसके बारे में बिल्कुल बात मत करिए। जो खबर आपको ऑफिशियली इंडियन आर्मी के स्पोक्समैन से मिलती है उसे ही बिलीव करिए और बाकी कुछ मत करिए। कुछ लोग बोलते लेकिन वो कुछ बोलते ही नहीं है, तो इसका मतलब सीधा साफ है कि नो न्यूज इज गुड न्यूज, यानी कि वो बहुत ही अच्छी खबर है। चुपचाप से अपना काम करो, पढ़ाई करो, क्यों आपको हर समय न्यूज चाहिए। तो ये एक हंगर ऑफ इंफॉर्मेशन, ये बिल्कुल नहीं, ये कोई टेलीवाइज वॉर नहीं है कि टीवी के ऊपर उसकी हर एक चीज बताई जाए। और अभी हुआ क्या है कि कुछ लोग आधी खबर के ऊपर टीवी के ऊपर डिबेट करते हैं, इंफॉर्मेशन पूरी नहीं होती, जो इंफॉर्मेशन केवल सर्विस सोल्जर्स के पास होती है। इसलिए जो डिस्कशंस होते हैं, डिबेट्स होते हैं, ये काफी रॉन्ग चीजों के ऊपर आधारित इस प्रकार के ये डिबेट्स ये होते हैं। तो अभी उसे कैसे रोकना चाहिए? क्या हमारी सरकार उसको रोक सकती है? हमारी सरकार कुछ साइट्स को बैन करने की ज़रूर कोशिश कर रही है। कुछ साइट्स थे कि जो माओइस्ट कंट्रोल साइट थे, उसको बैन किया है। कुछ आईपी एड्रेसेस को ज़रूर बैन किया है। कुछ हमारे खिलाफ जो प्रोपेगेंडा है, वो उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक इंटरनेट जो होता है, एक समुद्र के मुताबिक होता है, यानी कि बहुत ही वास्ट होता है। तो इसीलिए हर एक ने आँख और कान खुला रखना चाहिए नेट के ऊपर
और कोई भी इस प्रकार की अगर जो पोस्ट देश के खिलाफ है तो या उसको फॉरवर्ड तो करो ही मत, बल्कि उसको जो हमारे जो साइबर पुलिस होते हैं उनके पास लिंक भेजो, ताकि ये कौन स्प्रेड कर रहा है वो आराम से उसे पता कर सकता है। इसके सिवाय जैसे पहले ही बोला हुआ है कि चाइनीज के जो कोई भी ऐप्स है उसका इस्तेमाल मत करो। चाइनीज जो हार्डवेयर है उसमें काफी बग्स डाले हुए इस प्रकार की बात हो रही है जो हमारी इंफॉर्मेशन चुराती है। आपको पता होगा कि पिछले हफ्ते ही ऑस्ट्रेलिया के ऊपर इस दुनिया का पिछले 10 साल का सबसे बड़ा साइबर अटैक हो गया और उनकी सभी सिस्टम बंद हो गई और ये माना जाता है कि ये चाइना ने ही किया। अगर आप देखिए हमारी रिजर्व बैंकिंग सिस्टम, हमारी बैंकिंग की सिस्टम ये पूरी नेट के ऊपर बेस्ड है। उसके ऊपर अगर हमला हो जाए और बैंकिंग ट्रांजैक्शन एक या दो दिन के लिए बंद पड़े तो कितना नुकसान होगा। रेलवे रिजर्वेशन है, सभी चीजें हैं आजकल सब नेट बेस्ड है। तो इसलिए साइबर सिक्योरिटी भी उसका एक बहुत बड़ा अंग है। पासवर्ड बदली करते रहो, अलग अलग कोई भी चीजें डाउनलोड मत करो। हार्डवेयर जहां तक हो सके वो इंडियन जो मेड है वो बनाओ, इसका इस्तेमाल करो। तो ये इस प्रकार की जो चीजें हैं जो चीज हमारे देश में बननी चाहिए वो अभी उसके लिए मेक इन इंडिया के अंदर, आत्मनिर्भर भारत के अंदर बहुत सारी कार्रवाई हो रही है। लेकिन कंप्लीटली जो चाइनीज हार्डवेयर है, खासतौर उनके मोबाइल है, इलेक्ट्रॉनिक है, इसे रिप्लेस करने में समय लगेगा। तो आपको एक बहुत ही ये रहना चाहिए, क्योंकि ये कर क्या सकते हैं। आपके पास मोबाइल है तो रिमोट से आपका मोबाइल का कैमरा एक्टिवेट किया जा सकता है। रिमोट से आपका ऑडियो एक्टिवेट किया जा सकता है। आपका जीपीएस को देख के आप कहाँ पर गए ये पता लग सकता है। यानी कि हमारी पूरी कुंडली हमारे मोबाइल के अंदर होती है। तो ये सभी इसलिए इसका इस्तेमाल करते हुए आप चाहे तो आप अपना कैमरा बंद करके रख सकते हो, आप चाहे तो अपना जो ऑडियो रिकॉर्डर है उससे बंद करके रख सकते हो। अगर आपको जरूरत नहीं है तो आप जीपीएस भी आप बंद करके रख सकते हो। तो जिससे काफी हद तक आपको एक लोकल लेवल के ऊपर प्रोटेक्शन ये मिल सकती है। तो प्रोपोगंडा वॉरफेयर के बारे में मैंने बातचीत करने की कुछ कोशिश की, लेकिन आज ये जो प्रोपोगंडा वॉरफेयर जो हमारे खिलाफ चल रहा है, क्या चाइना के खिलाफ इस प्रकार का प्रोपोगंडा वॉरफेयर चल रहा है क्या? तो उसके सिंपल बात है कि चाइना के मीडिया के अंदर हम बिल्कुल नहीं पेनिट्रेट कर सकते। यानी कि उनकी प्रिंट मीडिया है, सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हो, वो है ग्लोबल टाइम्स जो इंग्लिश में है, वो आप पढ़ सकते हैं और वो केवल गवर्नमेंट का मुखपत्र है। उसके उसके नीचे अगर आप कोई कमेंट लिखते हो कि आप बहुत बदमाश हो तो वो आपकी कमेंट तुरंत डिलीट हो जाएगी। यानी कि कोई भी कमेंट जो चाइना के खिलाफ है वहां पे रह नहीं सकती। 6 चाइनीज टीवी चैनल्स है जो दुनिया को वो ब्रॉडकास्ट करते हैं। अगर इसके उसके वेबसाइट के ऊपर आप कुछ लिखोगे तो 1 सेकंड आपने लिखा और वो ठक करके आउट हो गया। तो वहां पे और उनकी जो सोशल मीडिया है वो पूरी चाइनीज कंट्रोल्ड है। वहां पे आप पेनिट्रेशन ये कर ही नहीं सकते हैं। तो फिर हम क्या करें? तो उसके लिए कुछ चीजें मैं आपको बोलना चाहूंगा। आज चाइना ने हैकिंग नाम की सिस्टम बड़ी जोर से शुरुआत की हुई है। पाकिस्तान ने भी हैकर्स ब्रिगेड बनाए हुए हैं और पाकिस्तान का एक इंस्टीट्यूशन है उसका नाम है आईएसपीआर। पाकिस्तान की जो गुप्तहेर संस्था है आईएसआई, उसके बारे में आप सब जानते हैं, जो बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह होते हैं कश्मीर में जो युद्ध चलता है उसके लिए वो जिम्मेदार है। लेकिन आईएसपीआर यानी इंटर सर्विसेज पब्लिसिटी रिलेशंस डिवीजन, वो हर महीना कंपटीशन करते हैं यूथ के लिए, जिसमें वो यूथ की जो हैकिंग अच्छा कर सकते हैं, वो विजर्ड्स है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, उनको अलग अलग काम दिए जाते हैं कि आप फेक न्यूज को फैलाओ, आप प्रोपोगंडा करो, आप एक साइट हैक करो, आप किसी साइट में जाके बग डालो। मतलब अलग अलग प्रकार के जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के जो प्रकार होते हैं, इस साइट से जाके आप इंफॉर्मेशन चुराओ, आप ये न्यूज़पेपर ये इंफॉर्मेशन जो ट्रेड सीक्रेट है उसको चुराने की कोशिश करो वगैरह वगैरह। तो उसमें जो विजर्ड्स होते हैं यानी कि जो बहुत अच्छे होते हैं उनको तो पाकिस्तान आर्मी में नौकरी दी जाती है। जो इतने अच्छे नहीं है उनको कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर काम किया जाता है कि आप चलो इस साइट के ऊपर आप हैक करो, इस वीडियो को आप उल्टा करो वगैरह वगैरह। तो ये एक बहुत सिस्टमैटिकली ये काम चल रहा है। तो हमें हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को किस प्रकार से प्रोटेक्ट करते हैं इसके बारे में बहुत सारे प्रोटेक्टिव मीन्स आपको बताए हुए हैं, इसे जरूर इस्तेमाल करो। तो चाइनीज मीडिया में हम पेनिट्रेट करेंगे कैसे? तो आज का आंसर है कि बिना हैक किए हुए या बिना कोई ऑफेंसिव ऑपरेशन किए हुए ये होना मुश्किल है।
लेकिन चाइना का एक बड़ा वीक पॉइंट भी है। आज चाइना के crores ऑफ चाइनीज आर आउटसाइड चाइना। फॉर एग्जाम्पल, आज 2-3 करोड़ चाइनीज स्टूडेंट्स अलग अलग देशों में जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, यूरोप के और देश है। 4 या 5 करोड़ चाइनीज ये टूरिस्ट बन के सब जगह पे दुनिया में घूमते रहते हैं। द बिगेस्ट टूरिस्ट ट्रैफिक ऑफ द वर्ल्ड आर द चाइनीज। और इंडस्ट्री इसलिए कि उनका इंडस्ट्री बहुत ही एडवांस हुआ है, ये भी वो भी बाहर देश के बाहर बहुत ही ज्यादा घूमते हैं। तो जब वो चाइनीज आयरन कर्टन के बाहर घूमते हैं, जब चाइनीज फायरवॉल उनको प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, तो ये समय है कि जिनके ऊपर हम उनको जो सच है इसके बारे में बता सकते हैं कि देखिए, आपकी फौज आपके लोगों के ऊपर ही अत्याचार कर रही है। तिब्बत आपका है, उसके ऊपर वो अत्याचार कर रहे हैं। शिनजियांग में जो मुस्लिम्स है उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। आज 20 लाख उइगर मुस्लिम्स जेल के अंदर है। चाइनीज गवर्नमेंट जो नोबेल प्राइज विनर था चाइना का, और उसने जैसे ही उसको नोबेल प्राइज मिला, वो 11 साल उसको उन्होंने जेल में डाल दिया। कोई भी चाइनीज गवर्नमेंट के खिलाफ बोलता है तो वो जेल में डाला जाता है। टाइनामेन स्क्वायर के अंदर चाइना ने रंगाड़ों का इस्तेमाल करके 10,000 अपने लोगों को ही मारा हुआ है। चाइना चाइना जो है, हांगकांग का जो डेमोक्रेटिक राइट्स है वो छीनना चाहता है। ताइवान चाइना में नहीं आना चाहता, वहां पे वो उल्टे काम कर रहा है। तो इस प्रकार की अलग अलग थीम्स चाइना के ऊपर भी इस्तेमाल हो सकती है, लेकिन उसके लिए एक बहुत बड़ी कोशिश करनी पड़ेगी। अभी मेरे घड़ी में 1 घंटा हो गया है। कुछ सवाल यहाँ पे जो क्वेश्चंस यहाँ पर आए हुए हैं, उसे मैं लेने की कोशिश करूंगा। और अगर और भी आते हैं तो 10 मिनट हम बातचीत कर सकते हैं। और अगर कुछ सवाल आज आंसर नहीं हो पाते, तो नेक्स्ट सेशन हम अगले हफ्ते फिर इसी समय मिलने वाले, तब हम ले लेंगे। लोकेश मिश्रा जी पूछ रहे हैं कि क्या हमें डिफरेंट सोशल मीडिया पर हांगकांग, वियतनाम और तिब्बत का इश्यू ज्यादा से ज्यादा डिस्कस करना चाहिए। लोकेश जी, मैंने बोला सोशल मीडिया अपना, सोशल मीडिया चाइना का, अपने ऊपर तो होना ही चाहिए, कि जो आपने सही बोला है। इसके ऊपर आर्टिकल भी लिखे जाते हैं, लेकिन मोर इम्पोर्टेंट है कि चाइनीज सोशल मीडिया के ऊपर, चाइनीज मीडिया, प्रिंट मीडिया के अंदर चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कैसे घुसे। वो आप घुस ही नहीं सकते, वहां पे फायरवॉल लगी हुई है। तो इसलिए जो चाइनीज चाइना छोड़ के जब बाहर आते हैं, तब उनके ऊपर आप इस प्रकार का दुष्प्रचार करते हैं। जैसे अमेरिका में कोई स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, जैसे कि पुणे यूनिवर्सिटी में जहां पर हूँ, वहां पे कुछ चाइनीज स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो हम उनको बताते रहते हैं कि भैया आपका तो मुश्किल है, आपके ऊपर पता होना चाहिए कि आज चाइनीज इंटेलिजेंस एजेंसीज, चाइनीज जो दूसरे देश में गए हुए हैं उनके ऊपर नजर रखती है। क्या वो किसी और देश के खिलाफ की एक्टिविटी में तो नहीं काम कर रहे हैं। और हर एक चाइनीज में एक पॉलिटिकल कमिश्नर होता है जो सबके ऊपर नजर रखता है कि वो देश के खिलाफ तो कुछ नहीं बोल रहा है। तो ये देश के बाहर जब होते हैं तो ये काफी वल्नरेबल होते हैं, तब हमने तो उनका इस्तेमाल करना चाहिए। और सोशल मीडिया के ऊपर अगर हम ये डिस्कस करते हैं, तो क्या चाइना के ऊपर प्रेशर आएगा? बिल्कुल आएगा। अभी आप देखिए, उनका जैसे हमारा फेसबुक है, उनका सोशल मीडिया है वैभव। वैभव पे जब 80 लाख जो रिटायर्ड फौजी है, जब उन्होंने बोला कि हमारे सोल्जर्स था, आपने अंत्य संस्कार ठीक तरह से क्यों नहीं किया, उनको गवर्नमेंट ऑनर क्यों नहीं दिया, असर हो गया। ग्लोबल टाइम जो पहले चुपचाप बोल रहा था कि हमारा कुछ नहीं, अभी ग्लोबल टाइम बोलता है कि हाँ जरूर हमारे कुछ सोल्जर्स मारे गए हैं, लेकिन उनका नाम और उनका जो यह है, हम समी कुछ देर के बाद बताएंगे। यानी कि अभी हमने चुपचाप से उन्होंने मान्य किया है, तो इसका असर तो जरूर हुआ है। आज चाइना को सबसे ज्यादा डर है उनके खुद के लोगों का। वो तिब्बत के अंदर हो, या शिनजियांग के अंदर हो, या इनर मंगोलिया के अंदर हो, ये सब चाइनीज के वीक स्पॉट्स है जहां पे वो डरते हैं। और जो कॉमन चाइनीज है, चाइना ने किया क्या है, इकोनॉमिकली चाइना काफी प्रॉस्पर हुआ है, ये मानना पड़ेगा। लेकिन सोशल फ्रीडम जो है, जिसे हम अभिव्यक्ति स्वातंत्र बोलते हैं वगैरह, उसे चाइना ने सभी को दबा के रखा हुआ है। लेकिन एक हद होती है कि पैसे का कीमत, उसके बाद आदमी सोशल फ्रीडम भी चाहता है। तो इसलिए बहुत पढ़े लिखे जो चाइनीज है, ये जो चाइना की जो ऑटोक्रेसी है उसके साथ वो खुश नहीं है। मैंने शायद आपको बताया कि नहीं, मुझे याद नहीं है,
चाइना के फौज में, जैसे हमारी बटालियन है, समझो इन्फेंट्री बटालियन 16 बिहार की थी, कर्नल बाबू उसके कमांडिंग ऑफिसर थे। तो चाइना की इन्फेंट्री बटालियन के अंदर उनके कमांडिंग ऑफिसर के सिवा एक पॉलिटिकल कमिश्नर होता है, जिसके पास ज्यादा ताकत होती है। यानी कि वो जो चाइनीज आर्मी है वो चाइना की नहीं है, वो उसको पीएलए बोलते हैं, पीपल्स लिबरेशन आर्मी। ये जो चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उनकी ये आर्मी है। तो इसलिए सोशल मीडिया पे जो चाइना के चलता है उसका असर तो पड़ता है, लेकिन चाइना का सर्वेलेंस नेटवर्क है दुनिया में ये मोस्ट पावरफुल नेटवर्क है। आज चाइनीज आर्मी क्या कर रही है, अगर ये सवाल पूछा जाए आज हमारी इंडियन आर्मी क्या कर रही है, तो वो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर पाकिस्तान के साथ लड़ाई रोजी करती है, दहशतवादी विरोधी अभियान वो कश्मीर वैली के अंदर कर रही है, कभी चुटपुट चीजें नॉर्थ ईस्ट के अंदर वंस इन वाइल हो जाती है। हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया था म्यांमार में, जहाँ पे एक दो दहशतवादी गठों के कैंप वहां पे लगे हुए थे। इसके सिवाय इस प्रकार के काम इंडियन आर्मी करती है। लेकिन चाइनीज आर्मी क्या करती है, तो वो तिब्बत के लोगों के ऊपर नजर रखती है, शिनजियांग के लोगों के ऊपर नजर रखती है। यानी कि उनका ज्यादा से ज्यादा काम अपने लोगों के ऊपर नजर रखना। इसलिए आम आदमी ये बहुत ही इस चीजों से नाखुश है। तो इसका जो डिससेटिस्फैक्शन है वो हम बिल्कुल इस्तेमाल कर सकता है। एक और सवाल है, वी शुड शेयर द वीक पॉइंट्स ऑफ चाइना टू पीपल यूजिंग डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। चाइना की प्रोपोगंडा से वजह से ओनली एक स्ट्रॉन्ग कंट्री ही दिखती है। एक कॉन्फ्रेंस पे इस टॉपिक के ऊपर भी होनी चाहिए। आपने एक बहुत अहम उठाया। एक नेक्स्ट समय बात करेंगे कि जो चाइना के वीक पॉइंट्स है, जिसे चाइना का मर्मस्थान बोल सकते हैं, चाइना का सॉफ्ट अंडरबेली बोल सकते हैं, चाइना की वीक पॉइंट बोल सकते हैं। एक है तिब्बत, तिब्बत में उनको बहुत सारी प्रॉब्लम है। दूसरा है शिनजियांग, वहां पे उनको बहुत सारी प्रॉब्लम है। इसके सिवाय जो उनकी जो अलग अलग प्रकार की माइनॉरिटीज है, ऑलमोस्ट 10% उनकी स्ट्रेंथ है, वो उनके वीक पॉइंट्स है। हांगकांग में जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट है वो उनका वीक पॉइंट है। जो ताइवान जो उनके खिलाफ जा रहा है, इससे मेनलैंड चाइनीज भी उनसे नाखुश है। याद रखिए कि शायद तिब्बत में चाइना की जो मेन पॉपुलेशन वो है हन चाइनीज। वो तिब्बतन के ऊपर अत्याचार करते हैं क्योंकि तिब्बतन हन चाइनीज नहीं, वो तिब्बतन है। शिनजियांग के ऊपर वो अत्याचार करते हैं क्योंकि शिनजियांग वाले मुस्लिम्स है, वो हन चाइनीज नहीं है। लेकिन हांगकांग वाले हन चाइनीज है। लेकिन हांगकांग के हन चाइनीज भी जो चाइना के हन चाइनीज से नाखुश है। ताइवान में भी हन चाइनीज है कि जो जिनकी संख्या तकरीबन 90% के आसपास है, तो वो भी नाखुश है। तो चाइना के भी बहुत सारे वीक पॉइंट्स है, जिसमें सोशल टेंशन है। उनकी जो सोशल टेंशन है ये बहुत ही ज्यादा है। वन चाइल्ड पॉलिसी के कारण उनका जो पॉपुलेशन का जो रेशियो है, रेशियो बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज, वो बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा हो गया है। अभी जो ये चाइनीज जो बॉयज है उनको शादी करने के लिए लड़कियां नहीं मिलती, इसलिए लड़कियां पाकिस्तान से स्मगल हो रही है, कुछ वीक कंट्रीज से स्मगल हो रही है। तो उनके सोशल प्रॉब्लम बहुत है। वन चाइल्ड पॉलिसी है, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है, वहाँ पे जो बोलेंगे कि इन्फ्लेशन रेट ये बढ़ रहा है वगैरह। तो ये सभी का इस्तेमाल उनके खिलाफ ये जरूर किया जा सकता है। इसलिए मैंने पहले ही बोला है कि चाइनीज इकोनॉमी जितनी आप सोचते स्ट्रांग उतनी नहीं है। उनके भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। जैसे मैंने बोला कि 6 ट्रिलियन उनके जो लोन्स है, अभी इंफॉर्मेशन आ रही है कि चाइनीज बैंकिंग सिस्टम ये फेल होने वाली है। आज उन्होंने जो अपने इंडस्ट्री को जो लोन्स दिए हुए हैं वो 330% ऑफ देयर जीडीपी है, कि इतना दुनिया के किसी भी देश ने नहीं किया है। याद रखिए, किसी भी देश ने नहीं किया है। तो ये जो चाइनीज इकोनॉमी का जो बजट जो ये है अपना बबल है, ये बर्स्ट होने की बिल्कुल संभावना है। चाइनीज युआन का जो अंडर वैल्यू करके रखा था उसकी बड़ी प्रॉब्लम्स है। चाइना का अभी एक्सपोर्ट सब जगह पे कम हो रहा है, तो वो उनकी प्रॉब्लम है। तो उनकी वीक पॉइंट्स बहुत ही ज्यादा है। इसका मैं अभी कोई नई और सवाल मुझे नजर नहीं आ रहे, तो मैं अभी अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि अभी तक हमने चाइनीज का जो मुकाबला है ये अच्छी तरह से किया है। अगर आप बॉक्सिंग जानते हो या कुश्ती जानते हो या बैडमिंटन जानते हो, तो उसमें राउंड नंबर 1 हमने जीत लिया है, जो गलवान में हमने जीता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चाइनीज चुप जो बचा हुआ एरिया है पैंगोंग त्सो लेक का, वहां से वापस जाएंगे। और जाते भी है तो उसके बाद वो फिर नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे देश के ऊपर इस प्रकार का प्रेशर डालना ही है। और इसे एक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन बोला जाता है। एक हचिंगसन नाम का ऑथर था,
उसने किताब लिखी थी द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। इसमें ये लिखा था कि अभी एक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन चल रहा है, जो दो सिविलाइजेशन के बीच में है। एक है, समझ लीजिए, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो एक जगह पे हमारा देश है भारत और दूसरी जगह पे है चाइना। तो इसमें एक देश ने बर्बाद होना है, यानी कि चाइना कभी भी आपको जीने नहीं देगा, क्योंकि वो आपको एक राइवल के तौर पे समझ रहा है और वो पाकिस्तान का इस्तेमाल करते हुए आपको यहाँ पर भी अटक के रख लेगा। तो चाइना की वीक पॉइंट्स बहुत है। हमने आर्थिक वीक पॉइंट के बारे में बात की थी, आज मैंने प्रोपेगेंडा वॉरफेयर के बारे में बात की कि उनके लोगों ने उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। खैर, अभी हमने और आक्रामक प्रोपेगेंडा करना चाहिए और उनके मीडिया में पेनिट्रेट होना चाहिए। पेनिट्रेट कैसे होना चाहिए, ये थोड़ा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होंगे, इसलिए मैं उस पर ज्यादा बातचीत नहीं करना चाहता था। क्या वो हमें हैक कर सकते हैं तो हम उनको हैक नहीं कर सकते क्या? क्या वो अगर हमारी इंफॉर्मेशन चुरा सकते हैं तो हम उनकी इंफॉर्मेशन नहीं चुरा सकते क्या? अगर हमारे ऊपर हमला हो जाता है हमारे बैंकिंग सिस्टम के ऊपर, तो क्या हम प्रति हल्ला उनके बैंकिंग सिस्टम के ऊपर नहीं कर सकते हैं क्या? यानी कि हमारे पास काफी सारे ऑप्शंस है। अभी हम सिर्फ अभी डिफेंसिव ऑपरेशंस की बात कर रहे थे, इसलिए हमने हमारा खुद का कैसे ध्यान, उसका खुद का रक्षण कैसे करना चाहिए, इसके ऊपर बात की। लेकिन बाकी भी सारी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं जिसके ऊपर मैंने बात की। मैं एक अभी अगले 2 मिनट में रुकने वाला हूँ। आपको एक बार फिर से आह्वान करता हूं कि चाइनीज चीजों के ऊपर बॉयकॉट डालो, डिसइंफॉर्मेशन वॉरफेयर के ऊपर ध्यान दो, कान और आंख बनो। और एक सबसे बड़ी चीज, जो एक मैसेज मैं अभी यहाँ देना चाहता हूं, कि अगर हमारे देश ने चाइनीज के साथ कंपटीशन करना है, उनकी इकोनॉमी के साथ कंपटीशन करना है, तो उसमें जो सामान्य जनता है उसका योगदान बहुत है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम देश के लिए क्या कर सकते हैं, देश से हमें ये चाहिए वो चाहिए ये नहीं, हम जिस फील्ड में है उस फील्ड में अगर हम दुनिया के सबसे अच्छे नागरिक बन सकते हैं तो हमारा देश एक महाशक्ति बन सकता है। इसलिए कि मैं 2 यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, तो आप इतना अच्छा स्टूडेंट बनो कि ये बोलते हैं माइथोलॉजिकली कि सबसे अच्छा स्टूडेंट था अर्जुन महाभारत के अंदर, तो आप अर्जुन से भी ज्यादा बेहतर बनो। अगर आप प्रोफेसर है, टीचिंग फैकल्टी में है, तो सबसे अच्छा गुरु कौन था, तो एक नाम आ जाता है द्रोणाचार्य का। तो द्रोणाचार्य से भी आप अच्छे बनो। अगर आप रिसर्चर्स है, आप किसी के ऊपर रिसर्च कर रहे हो, तो आप इतना ज्यादा रिसर्च, इतना अच्छा रिसर्च करो कि जिससे आप एक वर्ल्ड क्लास साइंटिस्ट बनोगे। मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि आज भारत के जो वर्ल्ड की जो नंबर 1 टेक्नोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे नासा बोला जाता है, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो नासा के 30% साइंटिस्ट इंडियंस है। अगर वो इंडिया के बाहर जाके वर्ल्ड क्लास बनते हैं, तो देश में क्यों नहीं वर्ल्ड क्लास बन सकते हैं? वो बन सकते हैं। इतना ही नहीं, तो आज एक मैं न्यूज़पेपर में आइटम पढ़ रहा था कि दुनिया की जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज है, उसमें से जो टॉप 20-25 कंपनीज है, उनके जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स है वो इंडियंस है। गूगल का बॉस इंडियन है, माइक्रोसॉफ्ट का इंडियन है। इस प्रकार से जो टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा दुनिया का हब है सिलिकॉन वैली, उसमें आधे इंडियन भरे हुए हैं। तो क्या अगर वो देश के बाहर जाके इतना अच्छा काम कर सकते हैं, तो देश के अंदर के हम लोग इतना काम नहीं कर सकते क्या? तो मेरे ख्याल से जरूरी ये है कि हमने हमारे काम के ऊपर इतना अच्छा फोकस करना चाहिए कि जिस फील्ड में हम हैं वहां पर हम सब अच्छा बन सकते हैं, और ये बनने की क्षमता हमारे में है। अगर ऐसा होगा तो ही ये जो चाइना के साथ ये जो लॉन्ग ड्रॉन वॉर चल रहा है, जिसे हाइब्रिड वॉर बोल सकते हैं, अलग अलग प्रकार के नाम है, इसे जीतने में हमें यश मिल सकता है। तो अभी मैं यहीं पर रुकूंगा। अगले हफ्ते इसी समय हम एक बार फिर मिलेंगे और उस समय हम और एक टॉपिक लेंगे जिसमें चाइना जो घुसखोरी हमारे नेबरहुड में कर रहा है, साउथ ईस्ट एशिया के देश हो या हमारे नेबरिंग देश हो, उसमें किस प्रकार के कर रहा है और हम उनके कैसा जवाब दे सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। इसका आगे वाला सेशन जो चाइना के वीक पॉइंट्स है उसके बारे में हम बात करेंगे। इसका आगे वाला जो सेशन होगा उसमें पाकिस्तान के साथ हम, जो चाइना का नंबर 1 का फ्रेंड है, उसके खिलाफ हम कैसे लड़ाई कर रहे हैं, इसके बारे में बात करेंगे। इसके सिवाय चाइना अलग अलग प्रकार की और लड़ाइयाँ लड़ता है, जिसमें पॉलिटिकल वॉर है, लीगल वॉर है। ये मत समझिए कि हम चुपचाप से बैठे हुए हैं, हम भी कुछ करते हैं,
लेकिन ये हर एक विषय के ऊपर बातचीत करने के लिए समय लगेगा। तो ये काफ़ी सारे विषय लाइन्ड अप है कि जो हम अगले 3-4 सेशंस के अंदर आपसे बात करेंगे। यहीं पे मैं रुकता हूँ। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा तो आप ज़रूर उसको लाइक करिए। इसकी जो लिंक है आप बाकी लोगों के साथ शेयर करिए जो आज लाइव सेशन अटेंड नहीं कर पाए, ताकि ये सही इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे। यहीं पे मैं रुकता हूँ। जय हिंद और बेस्ट विशेस फॉर ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स।